After the failure of Rutherford model, our new scientist came, the Danish physics scientist Bohr came in 1913 and he gave the new model, Bohr model. Our new scientist Neil Bohr. तो इन्होंने क्या बताया, हमारी जो रदरफोर्ड की कमियां थी कि एटम इज नॉट स्टेबल, बट इन्होंने क्या कहा, एटम जो है वो स्टेबल है। कैसे स्टेबल है, इन्होंने कहा ठीक है, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, एक्सेलरेटिंग है, बिल्कुल सही बात है कि वो एक्सेलरेटिंग है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। बट हमारे नील बोर साइंटिस्ट ने कहा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। उसने जो ना एनर्जी को वो लूज करते हैं ना वो एनर्जी को गेन करते हैं, क्योंकि उनके जिस ऑर्बिट में वो मूव करते हैं उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। ठीक है, उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। तो उन्होंने कहा कि उन डिस्क्रीट हैं, अलग अलग हैं, किस बेस पर अलग हैं, तो उसने कहा उन ऑर्बिट का जो है रेडियस अलग है, उन ऑर्बिट की एनर्जी अलग है, तो उस बेस पर वो ऑर्बिट डिफरेंट है। जो सबसे ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के अराउंड है, जिसको ग्राउंड स्टेट में कहते हैं, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। हमारे साइंटिस्ट किसने कहा था, नील बोहर ने कहा था। ठीक है, तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे एनर्जी को लूज और गेन नहीं करते, वो अपनी शेल को लीव नहीं करते। अगर वो अपने शेल को लीव कर देंगे तो एटम स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसने कहा कि हमारे पास जो ऑर्बिट्स हैं उन ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, और उन ऑर्बिट का उसने एक नाम रखा कि जो न्यूक्लियस के पास है तो वो 1, जो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है 2, न्यूक्लियस से और दूर है 3, और उनका एक नाम भी रख दिया उसने कि जो न्यूक्लियस के पास वाला शेल है जिसकी एनर्जी बहुत कम है की शेल, सेकेंड जो शेल है उसको L कह दिया, थर्ड शेल को उसने M कह दिया, और नेक्स्ट फोर्थ शेल को उसने N, फिर नेक्स्ट O, P, Q, R। On the basis of energy he gave their name। ठीक है, इन ऑर्बिट्स को हम शेल्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी फिक्स है, तो इसीलिए इनको हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स। अब जैसे आपके पास आप क्लास में जाते हो, आपकी क्लास में जब आप स्कूल में आपकी प्रेयर होती है, प्रेयर में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर लाइन्स बनाई जाती हैं। ठीक है, लाइन्स में क्या होता है कि आपके पास ये 6th की लाइन है, ये 7th की लाइन है, ये 8th की लाइन है। तो सेम ऐसे ही हमारे पास एक एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, और हर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फिक्स है। जैसे 6th की लाइन में 7th के बच्चे नहीं आते, या 2 लाइन्स हैं, 2 लाइनों के बीच में बच्चा नहीं हम खड़ा करते, सेम ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एनर्जी शेल्स में होते हैं, यहाँ पर बीच में नहीं एग्जिस्ट होते, यहाँ पर नहीं होते, वो अपने ही फिक्स एनर्जी लेवल पर अपने अपने शेल के ऊपर ही होते हैं, और वहीं पर वो रिवॉल्व करते हैं, और वो एनर्जी ना लूज करते हैं ना गेन करते हैं, एक्सेलरेटिंग होते हैं, और लगातार वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। और हर शेल में एनर्जी फिक्स होने की वजह से तो उनको वो एनर्जी ना लूज करते हैं ना गेन करते हैं, और एटम फिनिश नहीं होता, एटम स्टेबल रहता है। बट अब आप सोचो कि क्या एटम में कभी भी ऐसा, अब लाइन स्पेक्ट्रा को इसने कैसे एक्सप्लेन किया, हमारे लाइन स्पेक्ट्रा को कैसे एक्सप्लेन किया, या हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन है अगर मैं इसको एनर्जी दे दूं तब क्या होगा, मैं इसको एनर्जी दे दूं तब क्या होगा, या इसमें से एनर्जी लूज कर लूं तब क्या होगा। तो साइंटिस्ट कहता है कि अगर मैंने एनर्जी दे दी, मान लो इन इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी दे देती हूँ, मान लो इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी दे दी, तो एनर्जी देने से क्या होगा, क्या करेगा, ये अपने शेल को लीव करके ऊपर वाले शेल में चला जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी इससे थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, पर वहां पर जाने के बाद ये अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल होगा तो फिर दोबारा एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा फिर दोबारा अपनी शेल में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एटम को तो स्टेबल होना है। ठीक है, अगर ये पेन है तो पेन तो रहना है, ये थोड़ा ना कि पेन अपने आप खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसने कहा कि अपने जब एक एटम इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर देता है या एनर्जी गेन कर लेता है तो एटम एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, तो अनस्टेबल बन जाता है। तो फिर वो वापस क्या करता है, अगर उसने लूज की तो वो गेन कर लेगा एनर्जी, और अगर गेन की है तो एनर्जी अपने ऑटोमेटिकली लूज करेगा और वापस अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी किस साइंटिस्ट ने बताया था, हमारे साइंटिस्ट नील बोहर इन 1913। इस साइंटिस्ट ने पूरा क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसने पूरा क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं, एटम स्टेबल है या नहीं है,
हमारे इस साइंटिस्ट ने जो स्ट्रक्चर था एटम का वो क्लियर कट कर दिया, हमारे माइंड में बिल्कुल सेट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, वो सारा इस साइंटिस्ट ने क्लियर कर दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने ये बताया था, जैसे हमारे रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन है। फिर हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए बोहर, उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वो डिस्क्रीट शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, फिक्स एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इन किसी भी एटम को स्टेबल करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जरूरी है कि इन इलेक्ट्रॉन को इन शेल्स में कैसे डिवाइड किया जाए, कि किस एनर्जी लेवल पर किस शेल में हमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने चाहिए, किस में कम रखने चाहिए। तो उस अरेंजमेंट करना है, तो इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉन के हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स कौन से? एनर्जी लेवल। ठीक है, ऑफ द एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब भी आपने इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो एटम है वो स्टेबल होना चाहिए। और स्टेबल कब होगा? अगर हमारे पास स्टेबल नहीं होगा, एटम एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, तो वो एटम लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसी भी एटम की एग्जिस्टेंस के लिए कि तो हमारे पास एटम का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेबिलिटी के लिए इन इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होना ज़रूरी है कि हमारे इलेक्ट्रॉन प्रॉपर वे में रिवॉल्व करते रहें। तो वो कैसे, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ किस टाइप से अरेंज होना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच शेल, कि हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी एक स्कीम दी, एक थ्योरी दी, उनकी स्कीम के अकॉर्डिंग ही हमने इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किया इन शेल्स के अंदर। तो वो स्कीम कौन सी थी? बोहर एंड बरी स्कीम। ठीक है, बोहर एंड बरी स्कीम थी हमारे पास कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन प्रेजेंट इन ईच शेल इज गिवन बाय बोहर एंड बरी स्कीम। अब वो बोहर एंड बरी स्कीम क्या थी? ठीक है, तो जिसके इतना हमें अरेंजमेंट करना पड़ा। इस स्कीम के भी हमारे पास कुछ 3 आइडियाज थे। उनमें से फर्स्ट आइडिया क्या था हमारे पास कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सच दैट एटम शुड हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी, कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि एटम स्टेबल होना चाहिए, एटम एग्जिस्ट करना चाहिए, कुछ टाइम बाद वो हमारा जो है एटम डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो स्टेबल होने के लिए क्या होगा? किसी भी एटम के पास लो एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास हाई एनर्जी होगी तो आप लॉन्ग टर्म तक स्टेबल नहीं रह सकते। ठीक है, अगर आप एक्साइटेड हो, आपके अंदर बहुत एनर्जी है, तो आप वहाँ पर लंबे टाइम तक आप रन नहीं कर सकते। पर अगर आप जो है इसमें लो एनर्जी लेवल होगा आपका, तो आप लॉन्ग टर्म तक उस चीज़ को कर सकोगे। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी एटम है, स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए? लो एनर्जी लेवल। तो लो एनर्जी कहाँ पर होती है? लो एनर्जी हमारे पास, मैंने आपको फर्स्ट इसमें टॉपिक में भी बताया था कि हमारे पास जो शेल्स हैं, उन शेल्स में हमारे पास जो शेल 1 है, के शेल है, उसकी एनर्जी सबसे कम है। फिर हमारे पास एल शेल है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है। एम शेल है, उसकी एनर्जी उससे ज़्यादा है। एन शेल है, उसकी एनर्जी उससे ज़्यादा है। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन को जो स्टार्ट करना है, फिल करना, वो हाईएस्ट से नहीं स्टार्ट करेंगे, लोएस्ट एनर्जी लेवल से स्टार्ट करेंगे। मतलब पहले के में फिल करेंगे, फिर एल में फिल करेंगे, फिर एम में और फिर एन में। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या आया? के में कितने फिल करने हैं, एल में कितने करने हैं, एम में कितने करने हैं। तो हमारे बहुत साइंटिस्ट ने उसके लिए भी हमारे पास एक आइडिया दिया, कैपेसिटी टू एकोमोडेट शेल, कि शेल की कैपेसिटी कितनी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन वो ले सकती है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी शेल है, मतलब आपके घर में मान लो सोफा सेट है, तो सोफा मान लो आपके घर में है, तो उसकी कैपेसिटी होगी कितनी कि इसमें पर्सन आप बिठा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हमारे शेल्स के अंदर भी हर शेल की कैपेसिटी है कि कितने इलेक्ट्रॉन वो एकोमोडेट कर सकता है।
तो उसके लिए साइंटिस्ट बोहर एंड बरी स्कीम ने एक फॉर्मूला बनाया, जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, और वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास 2n², और n क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट 1 मतलब k शेल, ऑर्बिट 2 मतलब l शेल, ऑर्बिट 3 मतलब m शेल, ऑर्बिट 4 मतलब n शेल। अकॉर्डिंग टू दिस कितने कितने इलेक्ट्रॉन हर शेल में होंगे, दे विल बी अकोमोडेट अकॉर्डिंग टू द स्कीम 2n²। 2n² मीन्स मान लो मुझे k शेल में चेक करनी है कि मेरे k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब मेरे पास n की वैल्यू 1 है, ऑर्बिट 1, तो ऑर्बिट 1 में कितने होंगे 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मतलब मुझे l शेल में चेक करने हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऑर्बिट 2, तो ऑर्बिट 2 में कितने होंगे 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे m शेल में चेक करने हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब ऑर्बिट 3, तो ऑर्बिट 3 में कितने होंगे 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 2 × 9 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, in this way we can find the number of electron accommodated by the n shell, कि n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास वो 32 आ जाएंगी। ठीक है, तो मतलब उन्होंने बोहर एंड बरी ने हमारे पास जो 3 स्कीम्स दी थी, उन 3 स्कीम्स में से ये सेकंड स्कीम क्या बताती है कि ईच शेल शुड हैव इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द स्कीम 2n², और n मीन्स क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3, ऑर्बिट 4। बाय दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन accommodated in each shell. Now we will discuss about the third scheme of the Bohr and Bury. Now the third scheme of Bohr and Bury कि outermost shell कौन सा है हमारा वैलेंस शेल। ठीक है, तो वैलेंस शेल शुड ओबे द ऑक्टेट रूल जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था, एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में किया था, कि आउटर मोस्ट शेल शुड कंटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमारे आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कौन से आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल। अब चाहे वो हमारे पास एल शेल हो, चाहे एम हो, और चाहे हमारे पास वो एन शेल हो, कोई भी शेल हो, उसको हमारे ऑक्टेट रूल को ओबे करना चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को आपने डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, मैंने मान लो आपके पास एक शेल एलिमेंट लिया, मैंने एलिमेंट लिया सोडियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास है 23, और इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास 11। अब इन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, शेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। शेल्स कौन से हैं मेरे, K, L, M, N एंड सो। ठीक है, अब मैंने अभी आपको क्या बताया, जो हमारी सेकंड स्कीम थी उसमें क्या था कि ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, तो मेरे पास ये 11 थे, 11 में से मैंने K को कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए 2, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा गेन नहीं कर सकता, लोएस्ट एनर्जी लेवल है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा सेकंड शेल। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी मैंने आपको सेकंड स्कीम में बताया सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो एल शेल ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब उसके बाद हमारे पास इससे ज़्यादा वो गेन नहीं कर सकता। अब उसके बाद हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हो गए 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, वो एम को। आपके पास जब तक पहला शेल कंप्लीटली फिल नहीं होगा तब तक वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि अभी रूल बताया है कि लोएस्ट एनर्जी लेवल से आपको चलना है, उसके बाद आपने हायर एनर्जी लेवल पे जाना, सो दैट एटम शुड गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, एटम को स्टेबिलिटी मिले, स्टेबिलिटी के लिए आपको ऐसा करना है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास, मान लो आपके पास कोई भी एलिमेंट है जैसे कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके आपके पास 20। अब इन 20 इलेक्ट्रॉन को कैसे डिवाइड करेंगे हम शेल्स के अंदर, आपके पास K शेल है, K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, 20 में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन K को दे दिए जी। उसके बाद 20 में से मैंने 8 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, L को दे दिए, L भी फिल हो गया, टोटल हमारे 10 हो गए। अब 10 लेफ्ट हैं, तो मेरे पास अगर M शेल है, मुझे M शेल को 10 देने चाहिए थे, क्योंकि M तो गेन कर सकता है 18 इलेक्ट्रॉन, है ना, पर फिर M शेल क्या बन जाएगा मेरा, आउटर मोस्ट शेल।
वैलेंस शेल। अब मैंने अभी क्या बताया आपको कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 होने चाहिए। इट शुड ओबे द ऑक्टेट रूल, उसमें सिर्फ 8 होनी चाहिए। और मैंने कितने दे दिए? 10। ठीक है, 10 देने से वो हमारे पास जो बोर एंड बरी की स्कीम है उसको ओबे नहीं करता। ठीक है, तो मेरे को कितने देने चाहिए? एम को कितने दूंगी मैं? कितने देने चाहिए? अब मैं कितने दूंगी उसको, एम को इलेक्ट्रॉन? 8। अब कितने रह गए लेफ्ट मेरे पास? 2। तो वो 2 मैंने किसको दे दिए? एन को। ठीक है, तो हमारे पास जब भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपको बोहर एंड बरी स्कीम को अपने माइंड में रखना होगा कि आपके पास हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करनी है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल से फिल करना है। पहले के को फिल करना है, फिर एल को फिल करना है, फिर एम को फिल करना है, फिर एन को। सेकेंड रूल आपको क्या ओबे करना है कि 2n² का फॉर्मूला ओबे करना है कि n का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट की, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। थर्ड हमारे पास क्या है कि आउटर मोस्ट शेल जो है हमारा, जो वैलेंस शेल है, उसको एक रूल ओबे करना पड़ेगा। और वो रूल क्या था? ऑक्टेट रूल। उस ऑक्टेट रूल को ओबे करके फिर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, विदाउट दिस रूल, विदाउट दिस 3 स्कीम, यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इन डिफरेंट शेल्स ऑफ द एटम। कि इनमें आप इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कि अगर आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉपर नहीं करोगे तो एटम जो है हमारा वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमने भी बात की थी कि स्टेबिलिटी के लिए आपका जो क्राइटेरिया है वो प्रॉपर होना चाहिए, बोर एंड बरी रूल ओबे होना चाहिए हमारा, तभी हमारा एटम स्टेबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।